हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत का 15वां पाठ पढ़ेंगे, नीलकंठ। तो चलो शुरू करते हैं ये पाठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों के दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ का भाषण में चल रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमान ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, चल जरा सोच तो। अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछताता देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु। 30 चिड़ीमार के नाम की और 5 बड़े मियाँ की ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चोखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तितर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या खुरखाब के पर लगे हैं, हे तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उसका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक
आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों को पता लगा सकती थी और उसके स्रोत का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों का अंधकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए असहनीय ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसे ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू की आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल-कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद कर उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमश और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकीम और पैनी हो गई। गोल आँखों में इंद्रणी की नीलाभ धूती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवों की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगें उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनाना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी छुप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों का श्याम श्वेत पत्रलेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रणाम देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं था कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोट से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था
और जब तक वे अंतःक्रदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसके पेनी चोट से खरगोश के बच्चों का कण्वेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुओल सा खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोट मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाकर और चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रख उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों का मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नित्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पष्ट कर दाहिनी ओर। इसी प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत बाधा है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य की क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली।
जिस नुकीली पेनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे भार छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघ के उमड़ आने से पहले ही वे हवा से उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज त्री से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रंगीनी में बेमेल स्वर जैसे कैसे बज उठा। यह भी एक करुणा कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखासकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले से समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर तोड़ने लगी, देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार से बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे किसी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मैंने मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोट से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और ना किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उस बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी।
पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। इस कला कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की की शेड पर छिपा रहा। मैंने दाने देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो गया जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवीहीनता के कारण ही मैं आशा करती थी कि थोड़े दिनों बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूँछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुचकाने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रभावित किया गया तो उसके पंखों का चंद्रिकाओं से विविध प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्राव पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कला कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कुछ ऊंचे झूले पर और कभी अशोक के डाल पर अपने केका को तीव्र करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। बच्चों, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इस पाठ के लेखक का नाम है महादेवी वर्मा। अब हम लोग नीलकंठ के कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीली गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ व मोरनी सदा उसकी छाया के समान उसके साथ रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। दूसरा, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? इसका उत्तर लिख सकते हैं मोर और मोरनी को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है।
लक्का कबूतर नाश्ता छोड़ उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर रूप से उनका निरीक्षण करने लगे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आँख बंद करके उसका परीक्षण करने लगे। ये हम दूसरे प्रश्न में लिख सकते। अब तीसरा प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी, जैसे कि पहला, गर्दन ऊंची करके देखना। दूसरा, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची कर दाना चुगना। तीसरा, पानी पीना। चौथा, गर्दन को टेढ़ी कर कर शब्द सुनना। पांचवा, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंख को मंदकार बनाकर दमन नृत्य करना। छठा, महादेवी के हाथों से होले होले चुनकर उठाकर खाना। और सातवां, महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। अब चौथा प्रश्न है, इस आनंदोत्सव की रंगीनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठे? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इसका उत्तर है, इस आनंदोत्सव को रागिनी ने बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह इस घटना की ओर संकेत करता है कि नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। घर के सभी जीव जंतुओं का भी आपस में अनन्य प्रेम था। एक दिन महादेवी वर्मा नखास कोने से निकली तो चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ ने उन्हें एक मोरनी के बारे में बताया, जिसका पाँव घायल था, लेकिन उसे 7 रुपये में खरीद कर घर ले आई। उसकी देखभाल की। वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसका नाम कुब्जा रखा गया। वह स्वभाव से मेल विलाप वाली ना थी। वह नीलकंठ और राधा को साथ साथ ना देख पाती। जब भी उन्हें साथ देखती तो राधा को जोश डालती। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। एक बार उसने राधा के अंडे भी तोड़ डाले। इसी कोलाहल व राधा की दूरी से नीलकंठ को अप्रसन्न कर दिया तो उसके मृत्यु का कारण बना। अब पांचवा प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असह्य क्यों हो जाता था? नीलकंठ को फलों के वृक्षों से भी अधिक पुष्पित व पल्लवित मतलब सुगंधित व खिले पत्तों वाले वृक्ष भाते थे। इसलिए जब वसंत में आम के पेड़ सुनहरी मंजरियों से लद जाते और अशोक वृक्ष का नाम है लाल पत्तों से ढक जाता तो नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असह्य हो जाता था। वह बार बार बाहर जाने का प्रयास करता, तब महादेवी को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। छठा प्रश्न है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र थे। कबूतर, खरगोश, तोते, मोर, मोरनी सभी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन कुब्जा का स्वभाव मेल मिलाप का नहीं था। वह हरदम सबसे झगड़ा करती थी और सभी को अपनी चोट से नोच डालती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र ना बन सकी। बच्चों, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। वैसे तो ये पार्ट यहीं समाप्त हुआ, और अगर आपको और भी किसी प्रश्न में कोई और डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। वैसे इसका आखिरी प्रश्न बचा है कि नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो ये उत्तर तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी विशेषताएं नीलकंठ में दिखी है। फिर भी मैं एक बार इस आंसर को बता देती हूँ कि किस प्रकार से लिखना है। जैसे कि हम लिख सकते हैं,
एक बार एक सांप जालीघर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए नीलकंठ के दर्द भरी व्यथा सुनी तो उसे पंख समेटता हुए झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाकर और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। और फिर यह इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता का उल्लेख करना है। तो जैसे कि सतर्कता, वीरता, कुशल संरक्षण, आप ये सारी विशेषताएं बता सकते हैं। बच्चों, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो, so please comment in comment box. Thank you.